हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम आ चुके हैं अपने गांव और अभी जो क्लासेस कुछ समय तक चलेंगे ये अपने गांव से ही लेंगे हम। सो पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन करिए। ए प्रिज्मेटिक बार हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम रूफ। आप देख सकते हैं रूफ है, उसे एक प्रिज्मेटिक बार है जो कि वर्टिकली हैंग कर रहा है। इफ इट्स इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डेल्टा, ड्यू टू सेल्फ वेट जो इलोंगेशन है वो अगर डेल्टा है, ये इसका डेरिवेशन हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में करवा के रखा था। व्हाट विल बी इट्स इलोंगेशन इफ ऑल द डायमेंशन गेट डबल्ड। देखो मेरे को एक चीज बताओ, सीधी सवाल है। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? डू नॉट डिपेंड। तो डिपेंड किसके ऊपर करता था? तो डिपेंड करता था लेंथ के ऊपर। लेंथ ऑफ द बार जो है इसके ऊपर डिपेंड करता था। व्हाट इज इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का फॉर्मूला? ये था आपके पास गामा, दैट इज यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, एल स्क्वायर बाई 2e। ये आती थी इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट की फॉर्मूला। तो इसमें ये वाला पोर्शन गामा बाई 2e, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसको साइड में हट लो। ऑल डायमेंशन गेट डबल्ड, मतलब लेंथ आपका डबल किया गया है बेसिकली। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा 2l का स्क्वायर। ऑल डायमेंशन में तो लेंथ भी आ रहा है ना, बाई 2e। तो 4 गामा l स्क्वायर बाई 2e, माने कि 2 गामा l स्क्वायर बाई e। आप सीधा ये कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका डायमेंशन डबल होता है तो जो डिफॉर्मेशन है वो 4 टाइम्स हो जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये डेल्टा है। ठीक है, या तो आप फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है तो इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक, या फिर जैसे यहां से अगर रिलेशनशिप बताना हो कि पहले वाले केस में और बाद में जब डायमेंशन डबल हो गया तो कितना टाइम्स हुआ, तो इसको मान लो डेल्टा 1 और ये मान लो आफ्टर डबलिंग डेल्टा 2। तो आप ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा 2 इज 4 टाइम्स डेल्टा 1, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा ये वैल्यू आ गया ना, ये वाला देखो 4 सामने, ये रिलेशनशिप। तो ये चीज देखो, ये क्यों मैं करवा रहा हूं, मैं इसलिए ये चीज करवा रहा हूं आपसे क्योंकि ये छोटे छोटे इस तरह से डेरिवेशन, ये फॉर्मूला ना डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए चलिए नोट करिए इसको। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन वगैरह का, तो एक्सियल रिएक्शन फोर्स निकालना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप ये मत समझना कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहे हैं सर, एमसीक्यू पेपर लिखेंगे सर। अरे ऐसा नहीं, सब्जेक्ट हमको सीखना है। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देंगे। मान लो यही पूछ दिया और ये पूछ दिया कि रिएक्शन बताओ या फिर मेंबर फोर्स बताओ एसी पोर्शन में, या मेंबर फोर्स बताओ सीडी पोर्शन में, या मेंबर फोर्स बताओ डीबी पोर्शन में, कैसे बताएंगे? है ना, तो सीखना पड़ता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका। देखिए क्वेश्चन क्या पहले लिखिए। ए प्रिज्मेटिक बार है shown in the figure, in the THE हो गया, THE कर लो, in the figure the reaction force at A and B will be how much। बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में बच्चों को, है ना। रिएक्शन इधर होगा ना इधर होगा, किधर होगा सर हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, कुछ भी लो, इधर लो उधर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमको बेसिकली क्या निकालना है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये बीम आपका फिक्स है, ये मान लो ये बीम है, इधर फिक्स इधर फिक्स, दोनों बगल फिक्स है। अब यहाँ पे क्या है, ये बीम का लेंथ है एल, जैसे फिगर में दिख रहा है वैसे इमेजिन करो, बीम का लेंथ है एल। तो 3 हिस्सा बना दिया गया, L/3 L/3 L/3। एक L/3 पे एक फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स है ये W। ठीक, फिर पॉइंट डी पे और एक एक्सियल फोर्स लग रहा है W, ये लग रहा है। तो अब इस चीज को देखते हुए हमको क्या बतानी है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन फोर्सेस कितना होगा। तो देखिए यहां हम जनरली क्या मानते हैं,
एक्सियल फोर्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए एक चीज मैं पहले आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे अभी। एक नोट में एक चीज समझिए आप, साइन कन्वेंशन, साइड में लिखिए बगल में साइन कन्वेंशन। व्हाट इज दिस साइन कन्वेंशन? सुनो बात, ये मान लो मैं बना रहा हूं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक इससे अच्छा एक सीधा लाइन बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई मेंबर है उसको बीच में काटा, ये क्रॉस सेक्शन तुमको दिख रहा है, मतलब इसके पीछे ऐसा मेंबर है, ठीक है, दिस इज योर मेंबर। तो साइन कन्वेंशन दो चीज है। अगर मेंबर एक्सियल फोर्स का हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स हो, क्रॉस सेक्शन से अंदर जाता हुआ कोई फोर्स आपको दिख रहा है, नेचर क्या है उसका? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। अगर क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ कोई फोर्स दिख रहा है, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स को हम कंसीडर करते हैं एज पॉजिटिव। ये है सोम के अंदर एक्सियल फोर्सेस का साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये सेम चीज हम एक्सियल स्ट्रेस के केस में भी लेते हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेस एलिमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे कंसीडर करते हैं। जो नेगेटिव स्ट्रेस एलिमेंट होता है उस मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस एलिमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्सियल स्ट्रेसेस के फॉर्म में अगर आप देखोगे, क्योंकि यही जो फोर्सेस लग रही है इसी को आप क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा? एक्सियल स्ट्रेसेस। तो कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव। टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव, है ना। तो कंप्रेशन के कारण होगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन, जो कि नेगेटिव। टेंशन के कारण होगा क्या? इलोंगेशन, मतलब लेंथ बढ़ेगी, जो कि पॉजिटिव। समझ गए बात को? बढ़ता हुआ चीज पॉजिटिव, घटता हुआ चीज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर? कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब सुनो बात। अब हमको निकालना है रिएक्शन फोर्स। तो देखो यहाँ पे मेंबर के अंदर किस तरह का फोर्सेस है जो एक्ट कर रहा है, लोडिंग कैसा है? एक्सियल लोडिंग है। व्हाट आर दिस? दिस आर दी एक्सियल लोडिंग। एक एक करके सुनना, एक्सियल लोडिंग। तो रिएक्शन जो डेवलप होगा सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे, वो भी एक्सियल डायरेक्शन में डेवलप होना चाहिए। तो एक्सियल रिएक्शन डेवलप होंगे। अब उसका क्या नेचर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा या नेचर क्या होगा, मतलब कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, ये हमको मालूम नहीं। मालूम क्या? नहीं मालूम ना अभी। उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, ये मालूम है क्या? मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे हम? कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। सुनना, कुछ भी एज्यूम कर लो। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर सही आ जाता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे लग रहा है इस तरह से, यहाँ पे लग रहा है रिएक्शन फोर्स ऐसा, एज्यूम कर लिया। लेट्स सपोज ये आर ए ऐसा, ये आर बी ऐसा, ये मैंने एज्यूम कर लिया। मैं दोनों बाहर निकलता हुआ भी एज्यूम कर सकता हूं, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो कंप्रेसिव लग रहा है। देखो सेक्शन ए पे, मतलब जो पॉइंट ए है वहां पे जो क्रॉस सेक्शन है, रिएक्शन उसके अंदर जाता हुआ दिख रहा है, कंप्रेसिव। बी पर भी सेक्शन पे रिएक्शन उसके अंदर जाता हुआ दिख रहा है, आरबी, है ना, अंदर लग रहा है, कंप्रेसिव। अगर यही इस तरह से लग रहा होता, एज्यूम करते आरबी, तो ये होता टेंसाइल। ये रिएक्शन हमने टेंशन एज्यूम कर लिया। यहाँ पे सिमिलर अगर ऐसा एज्यूम करते तो हम बोलते कि हमने टेंशन रिएक्शन, टेंसाइल रिएक्शन एज्यूम कर लिया है, लेकिन हमने सेक्शन के अंदर जाते हुए फोर्स को शो किया है, तो कंप्रेसिव एज्यूम किया है। तो आप टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी एज्यूम करके चल सकता है, या एक तरफ टेंशन एक तरफ कंप्रेशन, कुछ भी एज्यूम करके चलो, किधर भी एरो वेरो डाल दो, बस सपोर्ट रिएक्शन दिखा दो। क्यों? इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ेगा? आप गलत अगर सॉल्व कर दोगे, साइन कन्वेंशन गलत कंसीडर करके, तब आपका आंसर गलत आएगा। वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली इक्वेशन लगा के, तो आंसर सही निकलेगा हरदम। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, तो हमने क्या एज्यूम किया, इस तरह से कंप्रेसिव एज्यूम कर लिया दोनों एंड पे कि ये सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से एक्सियल सपोर्ट रिएक्शन डेवलप हो रहा है। व्हाट आर दिस? दिस आर योर एक्सियल सपोर्ट रिएक्शंस। अभी क्या है, सफर के कारण ना थोड़ा गला बैठ गया, एक दो दिन अब लगता है ना जर्नी में। अरे बहुत दूर है यार, कहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ बिहार। एक्सियल सपोर्ट रिएक्शन क्या है? फ्लाइट वाला भी सिस्टम हो गया है, बट
उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता, फिर देवघर आओ, कोई मतलब का नहीं है। उससे अच्छा डायरेक्ट ट्रेन है मेरा, तो मैं दिल्ली क्यों जाऊँ यार, मतलब नाक को इधर से नहीं पकड़ के ऐसे ही घुमा के पकड़ू। चलो, एक्सियल सपोर्ट रिएक्शन हो गया ये। अब देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज करेंगे इस केस में, इक्वेशन क्या यूज किया जाएगा? सॉल्व हमको करना है, मेंबर फोर्सेस वगैरह निकालना है, लेकिन इक्वेशन क्या यूज करेंगे इसके ऊपर सोचो तो। सर देखो, एक्सियल फोर्सेस के कारण क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल फोर्सेस के कारण एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा ना, या तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या तो इलोंगेशन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक्सियल फोर्सेस के कारण होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन, ये अपने को आपको मालूम मालूम। यहां पे मेंबर को देखो, दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है। तुमने एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगाया, हम सोम के अंदर क्या मान के चल रहे हैं कि सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट टूट जा रहा है आप ऐसा लोडिंग लगा दे रहे हैं, तो सपोर्ट आपका टूटना नहीं चाहिए, ये बात तो पहले से है। तो मतलब अगर ये फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा, इन दोनों के बीच मेंबर रहेगी, मतलब बीच में कितना भी एक्सियल लोडिंग दे दो, इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर होगा तो अंदर जो होगा प्लस माइनस होके बैलेंस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि एल लेंथ का मेंबर है तो 2L बन जाएगा, मतलब कुछ इंक्रीज हो जाएगी डायमेंशन, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिक्स है वहां पे मेंबर आपका फिक्स है ना दोनों एंड पे, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन यहाँ पे मेंबर का ओवरऑल 0 होना चाहिए, है ना, लॉजिक क्लियर है। ओवरऑल एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। देखिए, मस्ट बी 0 कहने का मतलब पहले लिख लो, जैसे मेंबर AC है, इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन मैं कहता हूं डेल्टा AC, जैसे मेंबर CD है, इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा CD कह दिया, जैसे मेंबर DB है, इसका एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा DB कह दिया, तो समेशन ऑफ ऑल एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा AC प्लस डेल्टा CD प्लस डेल्टा DB मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। दिस इज योर इक्वेशन जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो इक्वेशन है ना, इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ये एक एग्जांपल है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन का। ये कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, रुको अभी बताते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब आप समझिए कि जो इक्वेशन हम लिखते हैं बेस्ड ऑन दिस डिफॉर्मेशंस या फिर स्लोप, ठीक है। स्लोप का वैल्यू भी यूज करना सिखाऊंगा, जब हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर भी बताएंगे। मतलब जैसे कि आपका ये सपोर्ट कंडीशन को देखते हुए मैंने ये इक्वेशन को लिखा है, सपोर्ट कंडीशन दोनों बगल फिक्स है, तो इस कारण से अब तुमको एक्सियल फोर्सेस वगैरह निकालना, अब तुमको मालूम है कि ओवरऑल डिफॉर्मेशन विल बी 0। तो ये सपोर्ट कंडीशंस को देखते हुए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा जिसको हम कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। और भी इक्वेशन हो सकते हैं इस सपोर्ट के लिए, जैसे कि जो फिक्स्ड एंड सपोर्ट होता है, नॉर्मल एक बेसिक चीज तो जानते हो, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनेगा फिक्स्ड एंड सपोर्ट के लिए, वहां पे बीएमडी में या फिर डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन कर्व होता है उसमें स्लोप आपका 0 होता है, फिक्स्ड एंड पे कोई स्लोप नहीं होता। मतलब देखो, सिंपली सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, इसका अगर बेंडिंग होगा, जब ये मुड़ेगा, सिंपल सपोर्ट है और ये बीम मुड़ेगी तो इस तरह से कुछ मुड़ेगी, मतलब सपोर्ट के आसपास कुछ ना कुछ स्लोप आपको थीटा देखने को मिलेगा, एक कर्व। लेकिन अगर फिक्स्ड एंड बीम होगा, है ना, तो जो डिफॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये पहले स्टार्टिंग चिपका हुआ होगा थोड़ा सा, फिर कुछ लेंथ तक, फिर ऐसे वो बेंड करेगा। मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप विल बी 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप इक्वल टू 0,
तो वो एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। और तो ये जो इक्वेशन लिखा, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप एट फिक्स सपोर्ट इज जीरो, ये जो इक्वेशन लिखा मतलब स्लोप इक्वल टू जीरो, तो स्लोप का फॉर्मूला जो भी होता है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लोडिंग, मतलब जो भी पर्टिकुलर लोडिंग, कह लो पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है इस मेंबर के ऊपर, है ना, तो ये पॉइंट लोड के कारण जो भी यहाँ पे स्लोप डेवलप होगा, स्लोप का जो भी फॉर्मूला होगा वो इक्वेट करके पुट करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह का कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है जो आप डेल्टा एंड स्लोप वगैरह को यूज करके सपोर्ट पे देखते हुए आप इक्वेशन को लिखते हो। डेल्टा मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ये तो एक्सियल डिफॉर्मेशन आपने देखा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी होता है डिफॉर्मेशन। जैसे ये पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट लोड मेंबर पहले सीधा था, जब डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन ही तो है, तो ये ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये डिफॉर्मेशन बेसिकली क्यों हो रही है, ये डिफॉर्मेशन बेसिकली आप बोलोगे सर शियर फोर्स के कारण क्योंकि वो पॉइंट लोड है, ना ना ना, वो डिफॉर्मेशन बेसिकली बेंडिंग के कारण हुआ, समझ में आ रहा है। शियर फोर्स के कारण भी डिफॉर्मेशन होता है, बेंडिंग के कारण ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सियल लोडिंग के कारण ये एक्सियल डिफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेशन। तो सपोर्ट कंडीशंस को मैच करते हुए देखते हुए अगर हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं बाय यूजिंग डिफॉर्मेशन एंड स्लोप, तो उसे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और एक तरह का इक्वेशन होता है जो आप यूज कर रहे थे इससे पहले एसएफडी बीएमडी वगैरह में, याद करो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इन दो तरह के इक्वेशन को यूज करके हम सपोर्ट रिएक्शन वगैरह को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अगर होगा आपका, तो वहां पे हमेशा आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। जितना डिग्री से इनडिटरमिनेसी होगा उतना नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करना होगा टू फाइंड आउट उतना अननोन सपोर्ट रिएक्शंस। सब कुछ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये सब कॉन्सेप्ट आपका बेसिक चीजें क्लियर है। तो एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है उसका आइडिया हो गया। सपोर्ट कंडीशन वगैरह को देखते हुए ये इक्वेशन तो हम खूब लिखा करेंगे, है ना, स्ट्रक्चर वगैरह आएगा उसमें लिखेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वगैरह, पूरा का पूरा यही सब चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ कि दोनों सपोर्ट फिक्स था, इसलिए उसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा ओवरऑल मेंबर का। इसलिए जो तीन मेंबर आपको यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है जो हमने इस तरह से विभाजन किया हुआ, हर एक मेंबर का अपना अपना डिफॉर्मेशन निकालिए, उन तीनों को जोड़ दीजिए तो वो ओवरऑल डिफॉर्मेशन आना चाहिए जीरो। यही इसका लॉजिक निकल के आता है। तो डेल्टा एसी इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो जो भी फोर्स होगा एसी मेंबर में वो आपको निकालना होगा, फोर्स एसी पीएल बाई ए ही होता है ना। तो ये जो ए टू सी तक में लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, मतलब लेंथ आपका एल बाई थ्री है, फोर्स आपका ए टू सी में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो हम पीएल बाई ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हुक्स लॉ तो ये फॉलो कर ही रहा है। सीडी वाले पोर्शन में जो भी फोर्स है वो निकालेंगे, एफ सी डी, ठीक है, फोर्स निकालेंगे। उसका एल आपको मालूम, ए ही आपको मालूम। उसी तरह डीबी वाले पोर्शन में एफ डीबी निकालने का, समझ में आ रहा है। तो ये मेंबर फोर्सेस को हमको कैलकुलेट करना है। तो ये मेंबर फोर्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इमेजिन करो जैसा एसएफडी कैलकुलेट करता था उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे एसएफडी में देखता था उसी तरह से देखना है। कैसे करना है देखिए, किस एंड से शुरू करो, एंड ए या एंड बी, जिधर से मन उधर से कर सकता है। अब जैसे कि चूंकि चूंकि हम यहाँ डेल्टा ए सी, डेल्टा सी डी, डेल्टा डी बी इस तरह से फ्लो में लिखे हैं, तो इधर से ही मेंबर फोर्स कैलकुलेट करना चालू करते हैं एंड ए से, ठीक है। तो देखो मैं पहले इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके लिख देता हूं। अगर इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, फोर्स इन एसी, लेंथ एसी बाय क्रॉस सेक्शन एरिया एसी ई एसी, फोर्स इन CD LCD by ACD ECD plus force in DB LDB ADB plus EDB। देखो अलग अलग मैं इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना हो, है ना। ADB प्लस कहाँ यार, इनटू
एडीबी ईडीबी तीनों का सेम है, प्रिज्मेटिक बार था, है ना, तो एडीबी ईडीबी सेम, क्योंकि मटेरियल भी एक ही है तो उसका ई वैल्यू भी, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों सेक्शन का जो तीनों पोर्शन है तीनों का सेम है, तो इसमें कोई, लेकिन अगर मान लो अलग अलग दिया रहता है, स्टेप्ड बार अगर होता, स्टेप्ड बार होता और आपको रिएक्शन निकालने के लिए बोलता, तो वहां पे इस तरह का इक्वेशन यूज होता, सेम यूज होता, लेकिन मतलब नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर का स्टेप्ड बार वाला कंडीशन बताया था ना, तो वहां पे ये इक्वेशन यूज हो जाता, और वहां पे एरिया भी अलग अलग, ई भी अलग अलग, तो सीधा ऐसे पुट करते, एल भी अगर अलग अलग है उसको भी आप पुट कर सकते थे। समझ में आ रहा है बात, है ना, तो ये है आपका मेन इक्वेशन। अब अपने हिसाब से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक एक करके पहले समझो, हम इन तीनों पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं, जो कि मेन चीज आपको सीखना है, फोर्स, एफएसी, एफसीडी, एफडीबी। तो पहला फोर्सेस, क्योंकि ये आपको लर्निंग करना है ना, एफएसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या करो, ये मेन डायग्राम पे चलो। आपको क्या चाहिए, किधर गया यार, इधर आना, अरे भाई, हाँ, आपको क्या चाहिए बाबू, आपको चाहिए फोर्स इन एसी मेंबर, हम एंड ए से इधर लिखते चलेंगे बी की तरफ, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन कट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो एसएफडी बीएमडी में देख रहा था, एक्स एक्स कट करना, सेम यहाँ पे हम एसी सेक्शन, एसी एसी वाले पोर्शन में हमको मेंबर फोर्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, एसी वाले पोर्शन में मेंबर फोर्स चाहिए, तो हम एसी वाले पोर्शन में एक्स एक्स सेक्शन एक तो कट कर लिया, इसको बाहर निकालते हैं, इस सेक्शन को बाहर निकालते हैं, जो एक्स एक्स हमने कट किया है, देखो, या फिर ऐसा करो, एक्स एक्स जो कट किया है, तो ये तुम्हारा सेक्शन यहाँ पे बचा, ये एक्स एक्स सेक्शन, है ना, इसके बाद यहाँ पे ये तुम्हारा बी है, फिर यहाँ पे सी था आई थिंक, सी, और बीच में एक तो डी भी था, सी और डी, इधर से एक इस तरह का डब्ल्यू लग रहा था, इधर से एक इस तरह का डब्ल्यू लग रहा था, है ना, लेकिन ये बताओ, यहाँ पे एसी वाला पोर्शन था, है कि नहीं, आपने जो कट करके निकाला, तो ये वाले एक्स एक्स सेक्शन पे कौन सा फोर्स तुमको दिख रहा है, ध्यान से अगर देखोगे, ये वाला एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर ये जो रिएक्शन फोर्स है आर ए, इसी का वैल्यू खाली दिख रहा है ना, और कुछ दिख रहा है नहीं, ये जो रिएक्शन फोर्स है आर ए, इसी का वैल्यू हमको दिख रहा है, और वो भी कैसा, कंप्रेसिव इन नेचर, सेक्शन के अंदर जाता हुआ है ना, सेक्शन से बाहर निकलता हुआ मतलब टेंशन, सेक्शन के अंदर जाता हुआ कंप्रेशन, मतलब हम सिंपली कह देंगे कि फोर्स इन एसी मेंबर इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स विच इज योर माइनस आर, कंप्रेशन के आगे नेगेटिव लगाने का, ये तुम्हारा फोर्स इन एसी मेंबर है, समझ में आ रहा है। अब चलो, तो ये फोर्स कहां तक इस तरह से रहेगा, एसी मेंबर में, चाहिए यहां पर देखोगे फिर भी फोर्स आ रहे, यहां पर देखो फिर भी फोर्स आ रहे, पॉइंट सी पर देखो, पॉइंट सी पर एग्जैक्टली पॉइंट सी पर, ठीक है, मतलब पॉइंट सी के जो ये पॉइंट सी है उसका दो तरफ आप देख सकते हो, एक तो राइट दूसरा लेफ्ट, तो जस्ट एट लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी तक, मतलब क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो जस्ट एट लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी तक जो एक्सियल फोर्स तुमको दिखेगा एसी वाले पोर्शन में, वो क्या दिखेगा, वही आर ए, और कुछ नहीं, वही आर ए फोर्स आपको दिख रही होगी। अब देखिए सेकेंड, यहीं पे आप देख लो, फोर्स इन सीडी मेंबर, क्या करने का, ये एक्स एक्स सेक्शन कट करो सीडी मेंबर में, इस सीडी मेंबर में एक्स एक्स सेक्शन कट किया, इस एक्स एक्स सेक्शन पे हम लेफ्ट साइड से देखते हुए चल रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तुम, एक तो ये आ रहा है ना आर ए, कंप्रेशन, है ना, ये फोर्स यहाँ पे भी आएगा, और एक फोर्स ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू फोर्स एक तो था यार, वो भी कैसा, एक्स एक्स सेक्शन पे कंप्रेसिव ही दिख रहा है डब्ल्यू, तो फोर्स इन सी डी अगर मैं लिखूं एफ सी डी, क्या लिखूंगा, माइनस आर ए माइनस डब्ल्यू, तीसरा यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन लिया डीवी सेक्शन में, है ना, तो फोर्स इन डीवी देखना है आपने,
तो फोर्स इन डीबी इक्वल टू कितना, इस एक्स एक्स सेक्शन पे कितना फोर्स देखो, एक तो ये आर ए आ रहा है कंप्रेसिव, है ना, डीबी में, और एक ये डब्ल्यू, एक डब्ल्यू आ रहा था कंप्रेसिव, ये आर ए आ रहा था, एक डब्ल्यू भी आ रहा था कंप्रेसिव, क्या है ना डाउन हो गया, और एक डब्ल्यू देखो यहाँ पे जो सेक्शन एग्जैक्टली सेक्शन डी पे लग रहा था वो टेंशन नेचर का, तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे वो भी उसका इफेक्ट कैसा होगा, टेंसाइल, है ना, तो यहाँ से ऐसे बाहर निकलता हुआ डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू मैग्नीट्यूड सेम, तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस डब्ल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके बचेंगे क्या, एफ डी वी, वो बचेंगे आपका कंप्रेसिव माइनस आर है। अब मुझे ध्यान दो, ध्यान से बताओ, देखो तुम खाली फोर्सेस का वैल्यू देखो, एफ ए सी माइनस आर ए, एफ सी डी में आर ए और डब्ल्यू दोनों है, एफ डी बी में आर ए, तो यहाँ पे जब ये फोर्सेस का वैल्यू पुट करूंगा, और लेंथ तो एल बाई थ्री एल बाई थ्री एल बाई थ्री, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए और ई है, तो अननोन क्या है, आर ए सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, यही आपका आर ए सपोर्ट रिएक्शन पूरे इक्वेशन में अननोन रहेगा, तो आर ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, आर ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद और एक इक्वेशन में लिखूंगा जहां से फिर आरबी का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि दो सपोर्ट रिएक्शन है ना, दो अननोन है, तो हमको दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन तो चाहिए, तो एक इक्वेशन तो मैं बताया जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, जिसके लिए हमको मेंबर फोर्सेस निकालना था, जो कि हम लिखे, है ना, इस तरह से मेंबर फोर्सेस को हम लिखेंगे। अब देखो जैसे ये तो मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा, आप उसी तरह से एंड बी से चालू करके ए की तरफ लिखना चालू करता, तो आरबी के टर्म्स में चीजें आने लगती, तब जो इक्वेशन में पुट करते तो आरबी का वैल्यू पहले ही निकलता बाबू, समझ में आ रहा है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से लिखो या उधर से, ठीक है, इन वैल्यूज को हम इन इक्वेशन में पुट करते हैं, ओके, वो जो ऊपर वाला अपना मेन इक्वेशन है उसमें मेंबर फोर्सेस और लेंथ वगैरह का वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और आर ए का वैल्यू निकालते हैं। तो अपन लिखते हैं इक्वेशन, देखो इक्वेशन, फोर्स इन मेंबर एसी कितना माइनस आर ए, लेंथ कितना एल बाई थ्री, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, प्लस ब्रैकेट में डालो माइनस आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए ई, यही ना, प्लस माइनस आर ए इंटू एल बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में ए ई है उधर जाके जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस आर ए इंटू एल बाई थ्री, यहां देखो प्लस है, एक्स ब्रैकेट ओपन करोगे क्या निकलेगा, माइनस आर ए एल बाई थ्री निकलेगा, माइनस डब्ल्यू, देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, फिर ये भी तो आपका माइनस में ही रहेगा, है ना, माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री, फिर ये भी आपका माइनस में रहेगा, आर ए एल बाई थ्री इक्वल टू जीरो, देखो ध्यान से, माइनस थ्री आर ए एल बाई थ्री इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई थ्री, एक मिनट, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, आर ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई थ्री, ये वैल्यू अपने को निकल के आ गई, आर ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई थ्री। तो इसका क्या मतलब समझेंगे, आर ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई थ्री मीन्स हमने डायरेक्शन क्या एज्यूम कर रखा था, कंप्रेशन, ये एज्यूम कर रखा था और सॉल्व किया, और अगर आर ए का वैल्यू पॉजिटिव में आता मीन्स द गिवन या एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट, एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने एज्यूम कर रखा था कंप्रेसिव, बट आया क्या, वैल्यू क्या है फाइनल मैग्नीट्यूड में, माइनस लग के आई है, व्हाट डज इट मीन,
इट मीन्स कि सिंपली कि आर का जो नेचर है, आर इन एक्चुअल इज टेंसाइल, ये हम समझते हैं। समझ में आया? मैं फाइनल डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा रिएक्शन को कंसिडर करते हुए। चलो अब देखिए, अब एक काम करो, अब आरबी का वैल्यू कैसे बताओगे? तो देखिए अब हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मेंबर के ऊपर फोर्स को बैलेंस करिए। मेंबर के ऊपर जब फोर्स को बैलेंस करेंगे तो देखिए ध्यान से डायग्राम देखो जहां पर हमने लिखा था। इन जनरल अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, मतलब जो पहला ओरिजिनल डायग्राम था उसी को कंसिडर करते हुए और जो सपोर्ट रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाया था उसी को कंसिडर करते हुए देखोगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते वक्त क्या करो, जो जो फोर्स जिस डायरेक्शन में है ना, उसको एक साइन के साथ कंसिडर करो और जो दूसरे डायरेक्शन में उसको दूसरे साइन के साथ कंसिडर करो। जैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर मैं इस केस में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आर ए प्लस डब्ल्यू माइनस आर, एक मिनट, माइनस आर बी इक्वल टू 0, फोर्स बैलेंस। तो आर ए माइनस आर बी इक्वल टू 0, मतलब आर ए जो भी वैल्यू निकलेगा वही बराबर होगा आर बी का, यही मतलब होगा। दैट इज आर बी इज ऑल्सो माइनस डब्ल्यू बाई 3, आरबी इज ऑल्सो माइनस डब्ल्यू बाई 3, और आरबी भी हमने एज्यूम कर रखा था कंप्रेसिव, सो इसलिए अगर इसको हमको पॉजिटिव में लिखना है ना, तो हमको उसको टेंसाइल बनाना होगा। समझ में आ रहा है? ये माइनस मैग्नीट्यूड आने का मतलब यही है, डायरेक्शन इज रॉन्ग, एज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग। इस माइनस आने का मतलब क्या है कि जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है, एज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग। सो करेक्ट फिगर जो होगा वो क्या होगा, फाइनल करेक्ट फिगर। वो ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन आप बना सकते हो। जो करेक्ट फाइनल फिगर होगा बना लीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं हम। ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये W था, इधर ये W था, ठीक है। ये W बाई 3 आ गया, ये W बाई 3 आ गया, ये A आ गया, ये B आ गया, ये पॉइंट C आ गया, ये पॉइंट D आ गया, ये आ गया L बाई 3, ये आ गया L बाई 3, ये आ गया L बाई 3। क्लियर है? ऐसा। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो ये वाले पोर्शन में, एसी पोर्शन में टेंशन है, डीबी पोर्शन में भी टेंशन है, लेकिन इस वाले पोर्शन में देखेंगे बीच वाले में तो आपको ओवरऑल नेट कंप्रेसिव फोर्स देखने को मिलेगा। एक वर्ड और ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो रिएक्शन वगैरह W बाई 3 या फिर यहाँ पे जो एक्सियल लोडिंग है W वगैरह आपको फिगर में दिख रहा है, इनको हम एक्सियल लोड तो कहते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपसे बोलेगा, जैसे SFD और BMD आप बनाते थे उसी तरह कभी कभी आपसे बोलेगा कि आप एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाओ, थ्रस्ट डायग्राम। तो जब हम एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्या मतलब मेंबर में कहां पे क्या मेंबर फोर्स है। जैसे इसी केस में चलो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम तुम बनाओ अगर, तो ये देखो एल लेंथ का मेंबर, टेंशन मतलब पॉजिटिव, कंप्रेशन मतलब नेगेटिव, ये मालूम है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन लूं, मतलब मेंबर फोर्स बताऊं, ठीक है, पॉइंट मतलब ए से ए टू सी के बीच में कहीं पर एक सेक्शन लिया एक्स एक्स, यहाँ पे अगर मेंबर फोर्स मैं अगर पूछूं कि एक्सियल थ्रस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर टेंशन में W बाई 3, मतलब पॉजिटिव W बाई 3, है ना। तो पॉजिटिव को बनाएंगे ऊपर W बाई 3। उसी तरह ये एक्स एक्स सेक्शन अगर मैं पॉइंट C तक लेते चलो, है ना, तो वहां तक आपको W बाई 3 ही एक्सियल थ्रस्ट देखने को मिलेगा, C तक, अप टू C। तो अप टू C मैंने ये प्लस W बाई 3 दिखा दिया।
ठीक है। जस्ट एट पॉइंट सी मेरे को बताओ क्या हो जाएगा, माइनस देखो प्लस W/3 माइनस W घटेगा तो कितना आ जाएगा यार, 2W/3। ठीक है, 2W/3। अब 2W/3 का डायरेक्शन कितना, मतलब यहां पर सोचो, अगर यहां पर मैं मेंबर फोर्स निकालूं, यहां पर एक्स एक्स सेक्शन पे कहीं पर मेंबर फोर्स कितना 2W/3, और उसका डायरेक्ट नेचर क्या, कंप्रेसिव में निकल के आएगा। ध्यान दो, W/3 टेंशन है और कंप्रेसिव क्या है W, तो प्लस W/3 माइनस W कितना 2W/3 कंप्रेसिव। तो ये C से लेके D तक वही रहेगा आपका कितना 2W/3। तो नीचे और अप टू D ये 2W/3 चलेगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट D के जस्ट, पॉइंट डी के जस्ट लेफ्ट तक में -2W/3, पॉइंट डी के ऊपर क्या है W, तो -2W/3 प्लस W क्या आ जाएगा, -2W/3 प्लस W/3 पॉजिटिव में आ गया, मतलब ऊपर जाना ये लाइन है ना, पॉइंट डी के ऊपर ये लाइन फिर ऊपर जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव में, फिर ये प्लस W/3। अच्छा ये 2 हो गया है, 3 करो इसे, समझ गए, टेंशन कंप्रेशन टेंशन, टेंशन कंप्रेशन टेंशन, दिस इज योर एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर। बना लीजिए, समझ में आया तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम कैसे बनाना है, सेक्शन कट करो, उसमें देखो फोर्स कितना है, अगर वो टेंशन में तो टेंशन में ऊपर आएगा, अगर वो कंप्रेशन में तो लाइन के नीचे बना दो, समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। इस तरह से हम आगे बनाया करेंगे। देखो ये सब डायग्राम बनाने का जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेसिकली, तो अगर आप एसएससी जेईई या इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आजकल इतने बेसिक बेसिक सवाल ईएससी वगैरह में तो नहीं पूछते है ना, लेकिन एसएससी जेईई वगैरह में कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और हो सकता है कि किसी तरह से, चूंकि पढ़ाई है कंसेप्ट है, इस तरह से घुमा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दे, कोई गारंटी नहीं, बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया एक आपको डायग्राम और पूछ रहा है एक्सियल, मतलब लोडिंग डायग्राम दे दिया और बोल रहा है एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम इसका बताओ इनमें से कौन होगा, ऐसा कुछ जनरल सा पूछा जा सकता है। तो आपको आना चाहिए कि एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जो भी सेक्शन है उस सेक्शन में तुम फोर्स निकालो, टेंशन तो टेंशन, कंप्रेशन से कंप्रेशन टू कंप्रेशन, और जहां जहां लोडिंग है वहां वहां देखना डायग्राम का ऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, मतलब ऊपर जाएगा या मतलब अगर टेंशन में तो हो सकता है और उसमें टेंसाइल लोडिंग ऐड हो जाएगा तो ऊपर ही चला जाएगा, अगर कंप्रेशन में आएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरह से। मतलब जैसे पॉइंट सी पे क्या है, इस एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में दो ऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या निकलेगा, पॉइंट सी पे जो टोटल लोडिंग है वही निकलेगा, दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, -2W/3 -W/3, अब डिफरेंस लो कितना आ जाएगा W, तो वही W वहां पर पॉइंट सी पे लग रहा है, इस तरह पॉइंट डी पे भी, यहाँ पे भी आपको दो ऑर्डिनेट दिख रहा है, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेंगे तो पॉइंट डी पे क्या लोड लग रहा है एक्सियल लोड वो निकल जाएगा। सेम सब कुछ सेम, जैसे एसएफडी वगैरह हम बना रहे थे, बीएमडी वगैरह बना रहे थे, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे देखना एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम वगैरह हमेशा 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 ये कांस्टेंट ही रहते हैं, है ना, ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही बनेंगे, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम हमेशा रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही बनेंगे, ये बात भी ध्यान रखना, और कुछ नहीं बन सकता, ये क्यूबिक पैराबोलिक ये सब नहीं बनता, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही बनता है हमेशा। कौन सा, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ठीक है, बीम्स के लिए ये बीम था, है ना, चलिए बना लीजिए इसको। अभी क्या है, गांव आए हैं है ना, तो थोड़ा लाइटिंग वगैरह का सेटअप और थोड़ा चेक कर लेता हूँ, तो क्या है थोड़ा साफ फोटो और आने लगेगा, तो फिर अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं बोला था 18 से हम कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए हमने आज ये किया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने हैं बाबू, और ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर में 2 दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है, अभी थर्मल स्ट्रेस वगैरह सब कुछ अपने को पढ़ना है, कंपोजिट
मेंबर जो हमने आपको बताया था उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अपने को करनी है। इसमें सो में यही है पढ़ाई। देखो कंसेप्ट थोड़ा सा सीखा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो अपना कंसेप्ट और पक्का रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात बस सुनते चलिए, सीखते चलिए क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे किया जाता है ना, ये सब ट्रिक लॉजिक जो कि आप यूज करोगे अपने से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस वक्त। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।